ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही, वेरीफाइड और ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंचा रहा है और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकात भी करा रहा है। बहुत लोग दुनिया भर में हमारी इन कोशिशों को पसंद कर रहे हैं। आज एक बार फिर क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या ईरान के जवाबी हमले को इजराइल और अमेरिका बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या वाकईन जंग शुरू होने जा रही है? क्या ट्रंप उतना ही आसान समझते हैं जैसे वेनेजुएला में उन्होंने एक कार्रवाई की और वहां के राष्ट्रपति को हॉस्टेज बना लिया? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो आने वाले वक्त की दुनिया की सियासत को तय करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो एक लंबे अरसे तक विदेशी पत्रकार यानी दूसरे मुल्कों में जाकर के रिपोर्टिंग करते रहे, कई जंगें कवर की हैं और इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका की सियासत को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वेस्ट एशिया भी कई बार गए हैं, वहां बातचीत होती रहती है, राब्ता रहता है, बहुत नजदीक का एक तरह से ताल्लुक बना रहता है। खबरों के साथ साथ कुछ लोगों से बातचीत भी होती रहती है। आज हम उनसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ट्रंप क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, जो ताजा उनका बयान है उसके क्या मानी है, और ईरान कितना तैयार नजर आ रहा है। क्या जून 2025 जैसी कोई हालत है या उससे बदली हुई हालत है? जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं आप ये जो आखिरी बयान आया है ट्रंप का, जिसमें कहा है कि वो डेफिनेटिव हमला करना चाहते हैं और लंबी जंग नहीं चाहते? क्या है इसके मानी और क्या कुछ हालांकि वो रोज कुछ ना कुछ बदल लेते हैं अपना बयान, लेकिन फिर भी अब तक की हालत को आप कैसे देख रहे हैं? ट्रंप कल क्या करेंगे, उनकी सरकार को, उनके वाइस प्रेसिडेंट को, उनकी बीवी को भी पता नहीं है। तो ये तो रूल नंबर 1 आप कह सकते हैं। कल वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। क्यों करेंगे? क्योंकि वो अपनी पॉलिटिक्स, अपने अनुयायियों, जिन लोगों को उन्होंने प्लांट किया है स्टेट गवर्नर्स में, कांग्रेस में, वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं उनके लिए। मगर आज की ग्राउंड रियलिटी है क्या? क्यों ट्रंप कहते हैं कि हमको लंबी लड़ाई नहीं चाहिए? वो देख रहे हैं यूक्रेन और पुतिन को। यूक्रेन का मतलब वो देख रहे हैं नेटो और रशिया को। इतनी लंबी लड़ाई है, कोई हल नहीं निकल रहा है। वो देख रहे हैं चाइना सी में, जहाँ पे चाइना अपनी, आप कह सकते हो, मनमर्जी करता है। ताइवान को थ्रेट देता है, जापान को थ्रेट देता है, साउथ कोरिया को थ्रेट देता है, मगर कुछ आगे नहीं बढ़ता। वो थ्रेट के मामले में रहता है। वो हर एक को बता देता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, आप पंगा मत लीजिए, जो मैं कहता हूँ वो करिए आप। ट्रंप इस वक्त यूरोप में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। यूक्रेन की तो मदद कर ही रहा है, वो डेनमार्क के पीछे पड़ा हुआ है, वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। आप आइलैंड्स को कॉन्कर करेंगे जो आपकी बॉर्डर से बहुत दूर है, इस वास्ते कि नॉर्थ सी में तेल है, तो नॉर्थ सी का तेल तो इंग्लैंड भी निकालता है। क्या आप इंग्लैंड पे भी हमला करेंगे? इंग्लैंड का सारा सी, जिसको हम ब्रेंट और नॉर्थ सी कहते हैं, ये नॉर्थ सी से ही आता है। कनाडा के एक्सप्लोरेशंस चल रहे हैं नॉर्थ सी में, क्योंकि कनाडा पड़ोसी देश है वहां पे। तो आपने वेनेजुएला को दिखा दिया कि आप पड़ोसियों की कदर नहीं करते आप। तो क्या आप सारे पड़ोसियों को वेनेजुएला की तरह, कनाडा को, इंग्लैंड को, ग्रीनलैंड को हमले में लेते रहेंगे? आपके पास क्या इतना असला है? आपके पास दुनिया के सबसे 2 बड़े पानी के हवाई जहाज वाले
पोत हैं जिसमें फोर्ड का ज्यादातर मेडिटेरेनियन और उस एरिया में घूमता रहता है कि आपके पास इतना असला है कि इतने सारी जगह पर आप अपना फोर्स दिखा पाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके असले का एक बहुत बड़ा टुकड़ा एशिया पैसिफिक में चाहिए चीन के साथ। क्या ये सब कुछ एक ही टाइम में हो पाएगा? आपके कोई एलाइज नहीं है। यूरोप को आपने गुस्से में डाल दिया है। आपका एक अदद अलाई अगर उस इलाके में देखा जाए तो इजराइल है। दूसरे अलाई आपके हैं तो वो अरेबियन पेनिनसुला में है, वो अरेबियन सी के इलाके के जो देश हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह वगैरह, ओमान, उसमें आपके दोस्त हैं। वहां पे आपके दुश्मन भी हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। और जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं आजकल? सऊदी अरेबिया ने कह दिया एकदम टोटली कि आप हमारे देश से उड़ान करके ईरान पे अटैक नहीं कर सकते। ईरान पे आपको अटैक करना है तो 3 रास्ते हैं, या तो आप सऊदी अरेबिया से कीजिए, या पाकिस्तान से कीजिए, या आप अफगानिस्तान से कीजिए। अफगानिस्तान आपको घुसने नहीं देगा। अफगानिस्तान ने आपको अभी कुछ ही साल पहले भगाया है अपने देश से। हम तालिबान के हक में हो या उनके खिलाफ हो, उसकी बात नहीं है, मगर जो सच है कि तालिबान ने अमेरिका को अपने देश से भगाया, और इस बुरी तरह भगाया कि तकरीबन लड़ाई हुई नहीं, कोई हलाक हुआ ही नहीं। एक तरीके से आपने टेक ओवर उनको कहा कि आइए, और वो टेक ऑफ कर गए। तो ये जो हकीकी है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। मगर ग्राउंड हकीकी कुछ और नेगेटिव भी है। ईरान में अमेरिका ने 2 चीजें की। टारगेटेड असैसिनेशन की इजराइल की मदद से, और इन डेप्थ बॉम्बिंग की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, जो बॉम्ब अभी तक हिस्ट्री में किसी वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल नहीं हुआ, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। वो बॉम्ब आपने ईरान में अटैक किया। सिविलियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरे उसमें, क्योंकि जब न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पे आप अटैक कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरल थोड़ी होते हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं जो कंसंट्रेट कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं। आपने सिविलियन साइंटिस्ट को मारा। फैसिलिटी पूरी तरह तो खत्म नहीं कर पाए, बल्कि लोग कहते हैं कि काफी रिपेयर भी हो गए दोबारा, मगर फैसिलिटी पर अटैक तो किया। तो ये भी एक बात है कि वो कर भी सकते हैं। ये दोनों चीजों के बीच में क्या करेंगे और क्या कर भी सकते हैं, ये कमेंटेटर्स, जर्नलिस्ट, वॉर गेम्स जो जनरल देखते हैं, जिसमें हिंदुस्तान की फौज के जनरल भी हर एक की, आज के जमाने में हर एक जनरल हर एक लड़ाई को ध्यान से देखता है। हर डिफेंस मिनिस्टर हर एक लड़ाई को ध्यान से देखता है कि अगर हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे, और अगर हमको अपने दुश्मन के खिलाफ करना है तो हम इसमें से कौन सी चीजें कर सकते हैं। ये सब चीजें ध्यान में देते हुए मेरा अपना जो प्रेडिक्शन है, जो अगले 1 घंटे के लिए आप कह सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लंबा 24 घंटे का प्रेडिक्शन तो उनके स्टाफ भी नहीं देता। मेरा ख्याल है इस वक्त वो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि देते रहेंगे। वो सोचेंगे कि क्या मास पॉपुलेशन अपसर्ज ढाका की तरह है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान भागना पड़ा, नेपाल की तरह है जहां भागना पड़ा, श्रीलंका की तरह है जहां रजीम चेंज हो गया, कोई भागा नहीं मगर रजीम चेंज तो हो ही गया। क्या उस हद तक है, या उस हद तक है जैसे पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में बहुत बड़ा बलवा रहा, एक बहुत ही बड़े नेता जो प्रधानमंत्री के ओहदे के हैं, उनको आपने जेल में रखा है। फौज आज अमेरिका के साथ है, जनरल और फील्ड मार्शल। मगर एक बात तो साफ है कि इन्होंने जो सिविल दंगा था, जो सिविल अपसर्ज था, उसको कंट्रोल में कर लिया है। बुरा हो अच्छा हो, वह कंट्रोल में कर लिया है। ये भी पॉसिबल है। साउथ एशिया में ये सब कुछ हो चुका है। 3 जगह रेजिम चेंज हो चुका है। एक जगह वायलेंटली, जो बांग्लादेश है,
एक जगह कम वायलेंटली जो नेपाल है, और एक जगह बिना वायलेंस के जिसमें श्रीलंका है, एक पाकिस्तान जहाँ पे भी आप कह सकते हो कि बिना वायलेंस के ही हो गया, क्योंकि कोई हलाक मसैकर नहीं हुए हैं, पकड़ के बंद कर दिया सबों को, तो बहुत बुरी बात है और उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं इमरान खान के हक में भी नहीं हूँ, मगर उसके कैद में इतने दिनों तक होने के लिए, उसको अत्याचार करने के लिए, उसके ऊपर होमोसेक्सुअल अटैक करने के लिए, उसकी बीवी को बंद करने के लिए, उसकी बहनों को ना मिलने के लिए, उन सब चीजों के लिए मैं ह्यूमन राइट की तरफ से खिलाफ हूँ। मगर ये तो सच है कि करंट गवर्नमेंट ने शांति से तरीके से जो अफसर थी वो बंद हो गई है। हमारे देश में भी यही हुआ है, कोई बड़ी तादाद में हलाक नहीं हुआ है, मगर पॉपुलर अफसर्स को हमारे गवर्नमेंट ने भी क्रश कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। तो किस मॉडल में ईरान में जगह रहेगी? ये शाह की जो बात है ना, इसमें मेरे को हंसी भी आती है, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा भी आता है। मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मगर हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। हिस्ट्री में इस शाह के परदादा की बस वहीं से शुरू होता है। वो मामूली आदमी था। ये अगर कहते हैं परसिपोलिस में असीरिया के लोगों से हमारा है, तो बहुत बड़ी तरीके की बकवास है। तो जहाँ पे तो लोग हर जगह कह भी देते हैं हम सूरज की औलाद है, हम चांद की औलाद है, तो ये तो बड़े पागलपन की बकवास होगी। तो इस जोसोकर्ण अपने आप को प्रिंस कहता है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई हक नहीं है, इसकी कोई शान नहीं है। ये कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ कि शाह का ईरान, कभी मैं भी बेटा हूँ, कोई भी कह सकता है पूरी दुनिया में। तो वो उसको जिस तरीके से बीबीसी पेश कर रहा है, बीबीसी तो ऐसे पेश कर रहा है कि जो इंग्लिस्तान के शाही घराने का लड़का है जो कल ईरान में बैठ के राजा बन जाएगा। हालांकि वो लड़का नहीं है, वो भी 60 साल का आदमी है, मगर बात कहने की ये है। तो उसका तो आप तो इस वक्त टोटली नॉट सिर्फ नजरअंदाज कीजिए, मगर वो काउंटर प्रोडक्टिव है ईरान में। ईरान में कितना भी बलवा हो जाए, मगर कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा हमको शाह की रजीम चाहिए। शाह की रजीम में क्या होता था? अपर मिडिल क्लास और रिच, उनका बलबला था। अब हम जब सफर करते थे शाह के जमाने में ईरान में, तो वहां पर गरीब आदमियों का तो कोई बलबला नहीं था ना। वहां पे औरत और आदमी बस ये कहते थे कि वो पेरिस से खरीद के कपड़े पहनते हैं। जब उनके ताजपोशी की सालगिरह हुई, उसका अभी भी इंटरनेट के ऊपर 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। ये फिल्मी बॉलीवुड बॉम्बे के सिनेमा में दिखाते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में जब ये 2 बहुत बड़े टीवी प्रोग्राम्स हुए थे, रामायण और महाभारत, वो सबों को कांच के ताज पहना के दिखा दिया कि कितने बड़े बड़े राजा थे। उस तरीके की बेवकूफ है। मगर 2,500 ईरानियन मरा है, जिसको शायर कहते हैं कि किसका खून है, कौन मरा। ये ईरानियन मरे हैं, किसी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, कुछ अपने इंसानी हकूकों के लिए लड़ रहे हैं, या कुछ और छोटी चीजों के लिए, कपड़े मिले या सनीमा ज्यादा आए या कुछ। एक बार रशिया में जीन्स के ऊपर झगड़े हो जाते थे कि हम जीन्स पहनना मांगते हैं। मेरा ख्याल है, और अगर मैं मौलाना लोगों को कुछ बोल सकता हूं, तो मैं ये कहूँगा कि आप कड़ी से कड़ी तरीके से जो इनको बरगला रहे हैं उनके खिलाफ आप कीजिए, मगर कोई सिस्टम बनाइए कि जहाँ पे डायलॉग की जरूरत रहे, क्योंकि मिलिट्री तौर पर मुश्किल हो जाता है। आप कितने बर्दाश्त कर पाएंगे, कितने लोग, और उसमें आप बाकी लोगों को शय दे रहे हैं, आप ये जानते हुए भी कि इनको बरगलाया जा रहा है, इनके बरगलाने में पैसा बाहर से आ रहा है, इजरायली एजेंट वहां पे। और क्योंकि ये ऐसा इलाका है कि इसमें अगर मैं तो नहीं, अगर आप भी घुस जाए तो कोई कह नहीं सकता कि आप ईरानियन नहीं है। ईरान का डीएनए ये सारी जगह फैला हुआ भैया, बंगाल से लेके और इंग्लिस्तान तक उसका डीएनए फैला हुआ है। तो हम में से कोई भी वहां पे जाए, गोरी खाल का, काली खाल का, सब एक तरीके से कहीं ना कहीं के ईरानियन है। तो उसमें कौन विदेशी एजेंट्स हैं, कौन एजेंट प्रोवोकेटर हैं उनके अपने ही, कौन डिसिडेंट पॉलिटिशियंस है, कहना मुश्किल है। तो आज की जो मेरी प्रेडिक्शन है कि ये
जो बरगलाए जा रहे हैं, ये कुछ हद तक मेरा ख्याल है, और जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट करेंगे जो इनके एजेंट्स हैं जो उनको बरगला रहे हैं। तो जब आप कहते हैं हम उनको पकड़ के एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। उसको, उस मैसेज को किस हद तक आप जनता में पहचान सकते हैं। दूसरी बात है कि ईरान छोटा देश नहीं, आइलैंड नहीं है, लंबा देश है, उसमें कितनी नेशनैलिटीज है, कितने नेशनैलिटीज, आप जिसको एथनिसिटी हम ट्राइब्स, कितनी ट्राइब्स है, कितनी लैंग्वेजेस है, कितने फूड कल्चर्स हैं। सब फारसी नहीं है ना वहां पर, एक किनारे पर कुर्द और दूसरे किनारे पर और कबायली हैं। तो ये जो सरकार के खिलाफ डिसकंटेनमेंट है, ये कहां तक फैली है तेहरान और कुछ बड़े शहरों के अलावा। और चौथी चीज, और उसके बाद मैं बंद करूंगा, ये जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, एंटी अमेरिकन जिसका मेन मुद्दा था, एंटी शाह मुद्दा था, ये किसी विदेशी फौज ने हमला करके, रूस ने या चाइना ने या नॉर्थ कोरिया ने या वियतनाम ने हमला करके शाह को नहीं उगाया था। पॉपुलर अपसर्ट्स था। जो इसके नेता थे वो देश में भी नहीं थे, वो बाहर थे, एग्जाइल में थे। आयतुल्ला एग्जाइल से बाहर आए थे उस देश को लेने के लिए जिसको वहां के लोगों ने शाह से मुक्त किया था। क्या वो जज्बा आजादी का, रिपब्लिकनिज्म का, एंटी इंपीरियलिज्म का, क्या इतने सालों में टोटली खत्म हो गया? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। आपने कई चीजें कही, उसमें बहुत ही अहम वो ये कि हालांकि आपने ये कहा कि अगले 1 घंटे के लिए प्रेडिक्शन है कि ट्रंप अभी कुछ नहीं करने वाले, तो ये बहरहाल उनका जो वो इशारा है कि या तो इमीडिएट, बिल्कुल जल्दी वाला डेफिनेटिव हमला हो जिसमें उन्हें पूरी कामयाबी मिल जाए, या और वो लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी तैयारियां की हैं, वो अलग अलग तरीके से उनके बयान आए, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें। उनके पास अभी वो बहुत हथियार हैं जो अभी तक उन्होंने दुनिया को नहीं दिखाए हैं। जहां तक आपने कहा कि एग्जीक्यूट करने की बात है, तो वो इसमें अभी तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है कि जो बहकावे में आने वाले, अचानक भीड़ में बहकावे में आकर के सरकार के खिलाफ कुछ किया है उनको, और जो वाकई प्रोवोकेटिव्स जिन्हें कहा जाता है, वो जो जिन्होंने गोलियां चलाई हैं सामने से, उनको अब आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ये यहां तक तो आ गई बात, ठीक, लेकिन अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं। 2, 3, 4 चीजें ऐसी हुई जिसमें कल खबर आई कतर के अल उदैद जो अमरीकी बेस है उसमें कुछ एक सेंटर तैयार बनाया गया है जिसमें कई मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी वो फौज को या ये के हमले को कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसके अलावा खबर आई कुवैत से, वहां जो अमरीकी बेसिस हैं उनमें डिप्लोमेट्स वगैरह को विजिट करने से रोका गया है। तीसरा एक इशारा आया इजराइल की तरफ से, बेसमेंट में अस्पतालों को शिफ्ट किया जा रहा है, या वहां भी जंग की तैयारी के से ऐसे इम्कान नजर आ रहे हैं। और ये कि जिस तरह से ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, ब्रीफिंग हुई जंग की तैयारी के लिए, जंग के ऑप्शंस के लिए, तो इसको कुल मिलाकर के यानी किस तरह से देखा जाए? क्या ये साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा है? जब जंग की तैयारी की बात होती है, भारत ने भी अपने नेशनल्स को वापस बुला लिया, क्या भारत भी उस साइकोलॉजिकल वार जो अमेरिका की तरफ से चलाई जा रही है उसका हिस्सा बन गया? क्या कुछ है? मैं हिंदुस्तानियों की बात से शुरू करता हूं। हाँ, बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे लोग पैसा कमाने के लिए पूरी वेस्ट एशिया में जाने को आतुर रहते हैं। यहाँ पे एजेंट्स को पैसा देके अपनी जमीन किराए पे रखकर रिश्तेदारों से मांग के, बैंक से उधार लेके वीजा लेके जाते हैं ताकि पैसा कमा पाए, क्योंकि हिंदुस्तान गरीब देश है, यहाँ पे भुखमरी ना भी हो मगर नौकरियां नहीं है। तो यहाँ पे लाखों लोग दुबई में जाते हैं, वेस्ट एशिया में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, लीबिया तक में जाते हैं, जॉर्डन में काम करते हैं, नर्सेज हो, ऑयल वर्कर्स हो,
कुकिंग स्टाफ हो, जो भी हो, मगर जरा भी हलचल होती है, चाहे अर्थक्वेक आ जाए या झगड़ा हो जाए, भागने में भी पहला नंबर रखते हैं। और जब मलयाली भागता है वहां से, तो इंस्टेंटली पूरे केरला का अखबार पैनिक क्रिएट कर देता है, सरकार के ऊपर प्रेशर मारता है कि आप हवाई जहाज लगाइए, वहां से हिंदुस्तानियों को सेफ्टी से बाहर निकालिए। अगर सरकार ज्यादा तीखी होती तो कहती आप हमसे पूछ के गए थे क्या, आप नौकरी के लिए गए थे, वहां पे फायदे भी आपके होते हैं, और जो वहां पे टेंशन है उसको बर्दाश्त करना है थोड़ा बहुत। वहां पे करोड़ों की तादाद में लोग रह तो रहे हैं, जिंदा तो हैं, रोजमर्रा की जिंदगी तो बिता रहे हैं, आप क्यों भागने के हाथ लेते हैं? तो इसमें हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक कोर और यहाँ के लोग जो ईरान में काम कर रहे हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान पे हमला होता है तो ईरान अटैक करेगा, उन कंट्रीज में हिंदुस्तानियों को खतरा आएगा। तो ये पूरे उस रीजन का एक, वहां से वापस कैसे हिंदुस्तानी आए, सरकार भी सोचे, लोग भी पैनिक कर रहे हैं। मगर उससे ना अमेरिका का कोई लेना देना है, ना ईरान का कोई लेना देना है, ना लड़ाई का कोई लेना देना है। आप काम करने आइए या भागिए, उनका कोई लेना देना है। वहां पे दूसरे इंडिकेशंस क्या हैं? जब डेफिनेटिव लड़ाई की बात करता है यूएस, तो वो यूक्रेन और रशिया के बात को मद्देनजर रखते हुए करता है कि 3.5 साल हो गए, अभी कुछ हुआ नहीं है। वो वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन भी की बात नहीं करता कि आपने हमला किया, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को खरीद लिया, बाकी को मार दिया, राष्ट्रपति को आप ले आए, देश को इमीडिएटली कंट्रोल में आ गया। ये तो किसी भी देश के ऊपर जो वेनेजुएला जैसा एक तरीके से डिपेंडेंट देश ना हो, और जिसके खुद भी कुछ कसूर है ड्रग्स में वगैरह वगैरह में, और जगह नहीं होता है। यहाँ पर जैसे हमास के साथ क्या हुआ, ईरान ने उनके सारे लोगों को कत्ल कर दिया, लीडरशिप को, पहले दर्जे की, दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की लीडरशिप को हलाक किया। इजराइल ने लेबनान की सारे लोगों को कत्ल किया, बॉम्ब बनाए, टेलीफोन से हलाक किया। मगर लड़ाई तो चलती रही, क्योंकि ये लोग, अब बुरा माने या भला माने, यहाँ के लोग और यहाँ की फौजें रेवोल्यूशनरी फौजें हैं। ये हिंदुस्तान की तरह फौजें नहीं है कि इंग्लिस्तान की फौज थी वही, और अचानक वो पाकिस्तान और इंडिया की फौज बन गई। सफेद अफसर गए, जो ब्राउन अफसर थे उनको डबल प्रमोशन मिली, जिसको बचपन में कहते थे डबल प्रमोशन मिली, आप 5वीं से 7वीं में गए, और वो कल तक लेफ्टिनेंट कर्नल थे और आज जनरल बन के हिंदुस्तान की फौज का आपने कमान ले लिया। 47 में यही हुआ, और बहुत अच्छी तरह लिया, क्योंकि वो इंपीरियल कॉलोनियल फौजें थी। ये जरा ध्यान में रखिए, वो कॉलोनियल फौजें थी। यहाँ पे चाहे इजराइल हो या सीरिया हो या ईरान हो, बुरी हो या अच्छी हो अलग बात है, मगर ये रेवोल्यूशनरी फौजें हैं। इन्होंने रेवोल्यूशन से रेजिम चेंज किया है, नेगोशिएशन से नहीं चेंज किया है। कोई महात्मा गांधी ने इनकी लिबर्टी नहीं दिलाई है, यहाँ के लोगों ने लड़के अपने लिया है। जब ऐसा जब होता है तो आप कह सकते हो कि जो भी आज का जो ईरान की पॉपुलेशन है, मान लेते हैं कि 50% सरकार के खिलाफ है, मगर जो बाकी 50% है बहुत बड़ी तादाद है। आप ये कह के कि हम बॉम्ब कर देंगे सारे मिलिट्री जनरल स्टाफ के हेडक्वार्टर्स को, नहीं कर पाएंगे आप जो आपने जो बॉम्ब वहां के न्यूक्लियर्स पे डाला है, उस टाइप के बॉम्ब कितने बंकर्स में आप कर पाएंगे? और ये देश चाहे इजराइल हो या ईरान हो, इतने दिनों से लड़ाई कर रहे हैं कि इनकी जो बैटलफील्ड, इनकी जो बॉर्डर्स हैं, इनका डिफेंस वहां पर नहीं है। वहां पर तो होता ही है, हर कंट्री का होता है, तार लगा दो और टैंक रख दो और टैंक को रोकने के लिए कर दो। इनका डिफेंस डीप डिफेंस है। यहाँ पे इनकी जो ऑपरेशनल इशू है, पाकिस्तान की भी हिंदुस्तान की भी, अंडरग्राउंड है। अंबाला में सारा एरोड्रोम अंडरग्राउंड है, बाहर कुछ नहीं दिखता आपको। पाकिस्तान का फैसलाबाद का भी यही हाल है। तो ये जो डिफेंस रेवोल्यूशनरी गार्ड का है ईरान में, इसको आप हेलीकॉप्टर के हमले से नहीं कर पाएंगे। आप इसको आप जब तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ना इस्तेमाल करें,
जब तक आप जिसको हमारा जैसे ब्रह्मोस टाइप के है ना, हाइपर स्पीड वाले, साउंड की स्पीड से 7वीं गुणी स्पीड पे चलते हैं, इस टाइप का पूरा बराज ना कर पाए आप, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 महीने में लड़ाई नहीं जीत पाएंगे आप। वहां पे गेरिला वॉरफेयर रहेगा, वहां पे आप वियतनाम से नहीं जीत पाए, आप अफगानिस्तान से नहीं जीत पाए, आप किस देश में जीत पाए, आप हमास से नहीं जीत पाए। अच्छा जान दयाल साहब, पिछले एक हफ्ते की कुछ रिपोर्टों पर अगर नजर डालें, एक बाकायदा खबर आई इजरायली मीडिया में जिसमें कहा गया कि अरब मुल्क और इजराइल ने, अरब मुल्कों ने और इजराइल ने मना किया है कि अभी हमला ना करें। एक तो ये खबर आई। इसके अलावा एक खबर ये आई कि अमरीकी फौज ने मना कर दिया कि हम ईरान के खिलाफ अभी लड़ने की हालत में नहीं है। साथ साथ ये भी खबर आई कि इजराइल के डिफेंस ऑफिशियल्स ने भी ये कहा कि हम ईरान की मिसाइलों का सामना नहीं कर पाएंगे। और उससे पहले बार बार ये खबर आ रही थी कि जो हथियारों का नुकसान हुआ है उस जंग में, 12 दिन की जंग में, वो अभी तक अमेरिका पूरा करने की हालत में नहीं है। फिर कौन सी ऐसी ताकत, फिर कौन सी ऐसी चीज पर भरोसा किया जा सकता है? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, हालांकि आपने तो कह दिया कि अभी जंग शायद ना हो, लेकिन क्या कौन, अगर ट्रंप जंग शुरू भी करें तो कौन सी ऐसी मजबूती है जिसकी बुनियाद पर खड़े होकर के वो जंग कर सकते हैं? आप एक बात भूल रहे हैं, जो 100 साल पहले नेपोलियन भी भूल गया था, और 70 साल पहले हिटलर भी भूल गया था। यूरोप इस वक्त, और यूरोप से मेरा मतलब है तकरीबन तेहरान तक, विंटर की पकड़ में है, जमा हुआ है, नॉर्थ सी जमा हुआ है। जो पैसेजेस खुले होते हैं गर्मियों में वो बंद हैं। हम और आप भूल सकते हैं, मगर जो जनरल प्लानिंग कर रहे हैं वो तो नहीं भूलेंगे ना कि यहाँ पर कड़े कड़ाके की सर्दी हो रही है। आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया की भी लड़ाई एक तरीके से मंदी पड़ी हुई है। बॉम्ब इधर से आ जाता है, बॉम्ब उधर से आ जाता है, मगर ग्राउंड लड़ाइयाँ और ड्रोन लड़ाइयाँ भी उस स्पीड से नहीं हो रही है जो स्प्रिंग के बाद, जो अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगी। ये भी एक फैक्टर है। मगर मैं जो पहले भी आपसे कह रहा था कि हम भूल जा रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिटिकल प्रोसेस इस वक्त बहुत जगह किचन में फंसा हुआ है। पूरा लैटिन अमेरिका को उसने घुसैल कर दिया है वेनेजुएला के अटैक से। उसका अंदर का जो पोलराइजेशन है, वाइट क्रिश्चियन अमेरिकन वर्सेस एवरीबडी एल्स, जिसमें स्पेनिश वाले भी लोग हैं, जिसमें कैथलिक लोग भी हैं, जिसमें पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसमें पूरा लिबरल प्रोसेस है, जिसमें एलजीबीटीक्यू है, जिसमें औरतें हैं। तो ये उनका ध्यान भी एक तरीके से दूर नहीं कर रहा है। अगर आप जिस क्लोजली आप वेस्ट एशिया का मीडिया मॉनिटर करते हैं, उस क्लोजली अगर आप अमेरिका का मीडिया मॉनिटर करें, तो आप पाएंगे कि हम लोग यहाँ पे डर रहे हैं, अमेरिका ट्रंप के ऊपर हंस रहा है, अमेरिका टॉन्ट कर रहा है कि क्या आप कर रहे हो, क्या करोगे। अमेरिका में नो बूट्स ऑन द ग्राउंड का बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है इस वक्त। तो जो सैन्य बल आप फोर्ट के ऊपर भेज सकते हो, कुछ हजार लोग, उसके अलावा अगर आप चाहें कि लार्ज स्केल आप फौजें भेजें यूरोप में और ईरान के खिलाफ, अमेरिका में भी कुछ होगा। जनरल स्टाफ आपने बहुत घुसैल कर दिया है, चीफ ऑफ स्टाफ को आपने बदल दिया, क्योंकि पिछले चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, उसको आपने हटा दिया। मगर नया चीफ ऑफ स्टाफ अगर ऑर्डर दे दे के सबको, वहां पर अमेरिका में एक फौज है, उसको नेशनल गार्ड कहा जाता है। ठीक। और दूसरी छोटी सी फौज है जिसको आइस कहते हैं, जो बॉर्डर हमारे बीएसएफ की तरह। ये इनके खिलाफ बहुत बड़ा वहां पे मूवमेंट चल रहा है। नेशनल गार्ड्स को ये हुक्म देता है कि आप फला फला जाके अरेस्ट कीजिए। उस स्टेट की हाई कोर्ट कहती है खबरदार जो हमारे उसमें आए। तो ये अगर हम कहते हैं कि ये
सरकारी सांड की तरह, इसको बोले ना चाइना शॉप, अंग्रेजी तर्जुमा है, डोनाल्ड ट्रंप को वो सोच लें तो उसमें भी हम कुछ गलत होंगे। ये टैरिफ लगाना एक बात है, फौज भेजना दूसरी बात। जी जी, ये बहुत बड़ी बात आपने, टैरिफ लगाना अलग बात है, फौज। अच्छा, कमाल ये है कि टैरिफ के लिए भी धमकी दे डाली कि ईरान से जो मुल्क भी तिजारत कर रहे हैं उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा। अच्छा, इस बीच में ट्रंप ने, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी, 3-4 दिन पहले की है, उनसे जब कहा कि ये जंगें इतनी आप बात कर रहे हैं लेकिन शुरू नहीं कर रहे, क्या हुआ? तो वो ये कहते हैं कि मेरी मोरालिटी है जिसकी वजह से मैं रुका हुआ हूं, नहीं तो मैं पूरी दुनिया में जंगें कर सकता हूं। यानी वो अपनी ताकत को एसर्ट कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, इस बीच में जो कुछ ये अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया की सियासत में, खासतौर पर ट्रंप की वजह से, इसमें भारत अब कहां खड़ा है, कहां रहेगा भारत? क्या ये इसी तरह से खामोश रहेगा? क्या मोदी जी को रोजाना ट्रंप कह देते हैं कि मैं ही सब कुछ चला रहा हूं, मुझसे मिलने का दरखास्त की, मैंने कहा ठीक है आ जाओ? ये इस तरह की हालत में जब मोदी जी हैं, हमारी सरकार, वो कहां है अब इंटरनेशनल सियासत में? नहीं, इनकी मोरालिटी पे एक मिनट का मेरे को समय दीजिए। जी जी। क्या आदमी की मोरालिटी है जो कुंवारी बच्चियों के ऊपर नजर रखता था, जिसमें से एक इसने खरीद के अपनी बीवी बना ली। एप्स्टीन में इसका इतना रिकॉर्ड है कि वहां के लोग डर रहे हैं उसको खोलने के लिए। जी जी। जो आदमी अपने परिवार में ही बुरी नजर रखता है, जो आदमी मूसा के सारे कमांडमेंट्स को तोड़ता है, जिना ना कर तो तोड़ता ही है, बाकी सब भी कमांड को तोड़ता है, चोरी ना कर वगैरह वगैरह वगैरह, 10 के 10 तोड़ के रखे हुए, किस मोरालिटी की बात कर रहे हैं आप? उसकी मोरालिटी यही है कि मैं हुक्म दे रहा हूँ, फौज मान नहीं रही है, तो मन मार के हम कहते हैं मेरी मोरालिटी है। ये चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है, खून कर रहा है, अपने लोगों का खून कर रहा है। आइस वाले बेचारी सड़क पे जाती हुई औरत को मार दिया, सफेद औरत को मार दिया। कालों को तो मारते ही हैं आप, सफेद औरत को यूं मार दिया क्योंकि मार दिया, बस, कोई बहाना ही नहीं है। क्या मोरालिटी की बात है? तो उसकी मोरालिटी तो मानते हैं, कुछ और वजह होगी जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है। और तो मैंने हिंदुस्तान की भी मोरालिटी कई बारी में, क्योंकि यहाँ पे मैं डिसिडेंट हूँ, तो मैं जो भी कहूँगा इनकी मोरालिटी के खिलाफ ही कहूँगा। इस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी आज तहस नहस हो गई है। हमको पता नहीं है हमारे नेबर्स में हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जिसकी तरफ को हम दोस्ती करते हैं, सारी ट्रेड हम उसी से करते हैं। चीन के खिलाफ हम नारे लगाते हैं, हिंदी में गाली देते हैं, संस्कृत में गाली देते हैं, मगर रोटी को छोड़ के बाकी सब चीजें चीन से इंपोर्ट करते हैं। अपने देवी देवताओं के पूजा करने के लिए, सजाने के लिए, वो भी सामान आप, अगरबत्ती भी आप एक तरीके से मोमबत्ती पटाखे चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जो डिफेंस प्रोडक्शन में कह रहे हैं सेल्फ सफिशिएंसी है, या कह रहे हैं कि वेस्टर्न एवियोनिक्स है, आप भूल जा रहे हैं कि उस वेस्टर्न एवियोनिक्स में भी और उस सेल्फ सफिशिएंट में भी 7% से लेके 30% तक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पर आपका बायां हाथ या आपका मुंह जिसको गाली देता है, आपके हाथ उससे हैंडशेक कर रहे हैं, उसके आगे फैले हुए, और इसे सारे नेबरहुड में ये कर रखा है। पाकिस्तान से आप गाली भी देते, लड़ाई भी करते हो, क्रिकेट भी नहीं खेलना मांगते, मगर बाकी जगह आप थूक के कई बार चाट चुके हो। वेस्ट एशिया में आप हाई सीज पर अभी भी तेल खरीद रहे हो, वो रशिया का तेल है या ईरान का तेल है या वेनेजुएला का तेल है, कौन जानता है। वो हाई सीज पर जहाज से लिया गया था, और आपने देखा था कि जहाज का झंडा वेनेजुएलन था, न्यूट्रल बना और रशियन बन गया। तो बड़ी मशहूर बात है ना। जी जी, अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो हिंदुस्तान की इस वक्त, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ के जो हमारे वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो ईरान में काम कर रहे हैं, जो वेस्ट एशिया में काम करते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, मगर बहुत डरपोक लोग हैं ये। लॉयल्टी, वहां पे काम कर रहे हैं इस वास्ते पैसा मिल रहा है, मगर तब भी कुछ नमक का थोड़ा सा हल्का सा तो कुछ होना चाहिए, मगर मान भी लिया कि नहीं हो। उनका जो पैनिक है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी पर असर करता है। मैंने बताया कि अभी केरला से खबर आने लगेगी कि आप जहाज भेजो, वहां के सारे लोगों को हटाओ।
मगर इजराइल में आप कुछ और हिंदुस्तानियों को भेज दो। जी 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 बिल्कुल। तो और जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाथ से हट गई है। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास 0 पावर है फॉरेन पॉलिसी बनाने का। हालांकि उनके ऊपर प्रेशर है, उनका बेटा अमेरिका में है, उनकी बीवी जापानी है, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा कौन जानता है। उनके फादर वेरी प्रो अमेरिकन थे, जिनका हिंदुस्तान के डिफेंस में बहुत हाथ था। तो ये सब हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं डिफाइन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह हमारा डिफेंस पॉलिसी नहीं डिफाइन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अगर जनरल स्टाफ भी बड़ा मुश्किल से जान पा रहा है। जी, तो जी, हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है पूरी वेस्ट एशिया, जिसको हम कहते हैं वाना डिवीजन, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में बड़ा कंफ्यूजन है। और जिस तरीके से हमने अपनी नेबरहुड में सबों से दुश्मनी कर ली है, वहां पर भी हम चाहते हैं सबों से दोस्ती रहे। इजराइल से भी दोस्ती रहे, जॉर्डन से भी दोस्ती रहे, सीरिया से भी दोस्ती रहे, ओमान से भी दोस्ती रहे, सारे लोगों से दोस्ती रहे, और सारे लोगों से दुश्मनी भी करते रहते हैं हम। आप इस्लामोफोबिक है, इसको कौन बात कर सकता है? आप हिंदुस्तान के मुसलमान को जो गाली देते हैं, यहाँ के ईसाई को जो गाली देते हैं, कोई डेमोक्रेटिक देश की बात है वो? अमेरिका के जो साथी हैं, जो खुद इस्लामोफोबिक है, वो भी हिंदुस्तान को टोकते हैं कि आप इतना बेरहमी मत कीजिए। ये इतना बेरहमी मत कीजिए, और वो भी करती है। जी 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 ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। भारत की जो पहचान हमेशा रही है कि इतने मजहब, इतनी जबानें, सब लोग एक साथ रहते हैं, वो सब उन्होंने एक तरह से छिन्न भिन्न कर दी। और विदेशों में जो पैगाम जा रहा है उसमें वाकई बहुत ही खतरनाक हमारी इमेज बन रही है, और बहुत ही रेसिस्ट जिस तरह से कह सकते हैं उस तरह से हमारी इमेज बन रही है। और विदेश नीति का सत्यानाश, जैसे आपने कहा, ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इतना बड़ा मुल्क। मैं अपनी जुबान के लिए माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, बहरहाल आपके अपने जज्बात हैं, जो बात आपने कही है, और यकीनी तौर पर ऐसा बहुत लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने जंग के इम्कान के बारे में बताया कि अभी कम से कम 1 घंटे के लिए कहा जा सकता है। जाहिर है वो ट्रंप पर एक सटायर भी है कि 1 घंटे का भी यकीन नहीं है कि क्या करेंगे ट्रंप। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।